विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा वीडियो कक्षा 12 के लिए है। विषय हमारा सांख्यिकी होगा और टॉपिक हमारा सूचकांक होगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में अपने क्या पढ़ेंगे, सूचकांक की परिभाषा पढ़ेंगे, सूचकांक के लक्षण पढ़ेंगे कि अगर किस प्रकार की वस्तुएं लिखी गई हैं, किस प्रकार का टॉपिक लिखा हुआ है तो उसको हम सूचकांक बता सकते हैं। फिर सूचकांक का उपयोग कहाँ पर होता है, और सूचकांक के ये 3 टॉपिक हम पढ़ने के बाद हमें 2 चीजें मिलती हैं। एक तो आधार वर्ष मिलता है और दूसरा मिलता है चालू वर्ष। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो हमें होता है वो आधार वर्ष और चालू वर्ष, आधार वर्ष की मात्रा और चालू वर्ष की मात्रा में होता है इस टॉपिक में। तो सूचकांक किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का जो हमारा आने वाले समय के लिए परिवर्तन होता है, जैसे जन्म दर और मृत्यु दर। दूसरा, अगर हम किसी भी वस्तु का आयात कर रहे हैं या निर्यात कर रहे हैं, या फिर कोई भी वस्तु का हम उत्पाद कर रहे हैं, तो ये चीजें क्या है, समय समय के साथ में बदलती रहती हैं। जैसे अभी बारिश का समय आएगा तो रेनकोट की जो भी कंपनी होगी वो रेनकोट ज्यादा बनाएगी। क्यों? क्योंकि बारिश के समय में रेनकोट ज्यादा बिकने वाला है। तो इसी प्रकार से हमारे कई सारे टॉपिक होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं जिनमें वस्तु का उत्पादन जो है वो हमें समय के साथ में परिवर्तित करना होता है। तो इस वस्तु को या इस प्रकार से हम सूचकांक की परिभाषा से आगे बढ़ते हैं तो इसका हम उपयोग जानेंगे कि सूचकांक का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। किसी भी वस्तु के लिए जो हम औसत या उसका अनुपात निकालते हैं, यानी जैसे अभी हमारा ये 2020 चल रहा है, किसी भी वस्तु का उत्पादन जो है 2019 में कितना था और 2020 में कितना है, इसका अगर हम अनुपात निकालेंगे तो इससे हमें क्या निकलेगा, औसत मान निकलेगा कि हमने किसी भी वस्तु को बनाने के लिए पहले कितनी बनाई थी, अभी कितना बनाया, दोनों का अनुपात आया, कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई। तो हम आगे क्या पढ़ेंगे, सूचकांक के बारे में। सूचकांक के बारे में मैंने 2 टॉपिक बताया हुआ है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक हमारा आधार वर्ष और दूसरा टॉपिक हमारा चालू वर्ष। तो आधार वर्ष में भी 2 चीजें होती हैं, चालू वर्ष में भी 2 चीजें होती हैं। देखते हैं उसको। आधार वर्ष में क्या होता है, एक तो मूल्य, कोई भी वस्तु होगी तो उसका मूल्य, और दूसरा क्या होता है, अगर हम किसी भी वस्तु का मूल्य चुका रहे हैं तो उसकी मात्रा भी अपने को पता होनी चाहिए कि हमने किस वस्तु का मूल्य और कितनी मात्रा के लिए उसका मूल्य हमने चुकाया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या आएगा, मूल्य का आएगा, और दूसरा टॉपिक हमारा किसका आएगा, मात्रा का। वही हाल हमारा चालू वर्ष में भी होगा। मान लेते हैं आधार वर्ष हमने किसको लिया हुआ है, 2019 को लिया हुआ है। तो चालू वर्ष में हमने क्या किया कि चालू वर्ष हमारा 2020 आया, तो 20 के लिए भी वही टॉपिक हमारा लिखा जाएगा कि पहले मूल्य और दूसरी मात्रा। अब यहां से हमारा कंफ्यूजन चालू होता है कि हम अगर ये चारों के 4 टॉपिक क्या कह सकते हैं, तो हमारे 2 ही टॉपिक हैं, इनमें 4 टॉपिक बना हुआ है, इनको अलग अलग नामों से दिखाया जाता है। अगर हम इन्हीं चारों को कंप्लीट कर लेते हैं तो इस पार्ट में ऐसा कहा जा सकता है जो हमारा कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे बचने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन हम चालू वर्ष और आधार वर्ष में कर देते हैं। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए अपने को क्या करना है, आधार वर्ष जो है उसमें हमें 0 लगाना है। आधार वर्ष में क्या करना है, 0, और इसके बाद चालू वर्ष में क्या करना है, 1 लगाना है। तो मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइस।
प्राइस को किससे लिखा जाएगा, पी से। और वही यहाँ पे भी होगा कि इसको भी किससे लिखा जाएगा, पी से लिखा जाएगा। मात्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वांटिटी। तो इसको क्वांटिटी की स्पेलिंग किससे चालू होती है, क्यू से, तो इसकी भी क्यू से ही चालू हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन ये होता है कि हम 0 किसको लिखते हैं और 1 किसको लिखते हैं। तो हमारा जो आधार वर्ष होता है, कौन सा, आधार वर्ष, बीते हुए समय पर हम 0 लगाते हैं। बीते हुए समय पर मूल्य और मात्रा में क्या लगाते हैं, 0। बीते हुए समय के मूल्य और मात्रा पर हमने 0 लगा दिया हुआ है, तो जो हमारा वर्ष चल रहा है उस पर हम क्या करते हैं, 1 लगाते हैं। इसलिए इसका आधार वर्ष का मूल्य जो होगा P0 से लिखा जाएगा, आधार वर्ष की मात्रा Q0 से, चालू वर्ष का मूल्य P1 से और आधार वर्ष की मात्रा किससे, Q1 से लिखी जाएगी। ये हमारा टॉपिक जो था ये हमारे लिए काफी ज्यादा, अभी हमने समझ लिया कि चालू वर्ष और आधार वर्ष, चालू वर्ष का मूल्य और चालू वर्ष की मात्रा, आधार वर्ष का मूल्य और आधार वर्ष की मात्रा। फिर हमारा टॉपिक आता है सूचकांक के लक्षण। तो सूचकांक के कौन कौन से लक्षण होते हैं, मेन 2 लक्षण होता है। पहला तो हमें हमारा क्या होता है कि सूचकांक इकाई मुक्त होता है, कोई भी इकाई उसमें कोई भी इकाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा हमारा टॉपिक होता है सूचकांक प्रतिशत परिवर्तन, नाप का एक सापेक्ष मान होता है। सूचकांक प्रतिशत परिवर्तन का सापेक्ष माप होता है। अब इसके बाद हमारा सूचकांक का उपयोग, अगला टॉपिक हमारा होगा सूचकांक के उपयोग। तो सूचकांक का उपयोग कहाँ पे होता है, पहली स्थिति व्यापारिक परिस्थिति के सूचकांक। व्यापारिक परिस्थिति के सूचकांक में क्या होता है, यहाँ पे यह सूचकांक धंधा और व्यापार की आर्थिक व व्यापारिक प्रवृत्तियों की सामान्य परिस्थिति का अध्ययन करने हेतु उपयोगी मार्गदर्शन में देने का कार्य करता है। यानी सूचकांक का उपयोग जो है वो व्यापारी परिस्थितियों के लिए, व्यापार व आर्थिक और व्यापारिक 2 प्रवृत्तियों के लिए किया जाता है। दूसरा हमारा टॉपिक होगा थोक मूल्य का सूचकांक। यानी सूचकांक का और कहाँ पे उपयोग किया जाता है, थोक मूल्य में। यह सूचकांक देश की सामान्य मूल्य सतह में होने वाले परिवर्तन को नापता है। यानी ये जो देश की हमारी सामान्य मूल्य सतह होती है उसके लिए नापा जाता है या उसका मूल्य बताता है। यह सूचकांक सरकार, उत्पादकों, व्यापारियों और नीति विषयक निर्णयों जैसे कि अर्थतंत्र में वस्तु की मांग व पूर्ति, ये दो वस्तुओं के बीच में चलता है। जैसे मांग व पूर्ति, हमारा अर्थतंत्र को बनाने के लिए किसी भी वस्तु की हमें क्या होगी, मांग। अगर मांग बढ़ेगी तो हमें वस्तु का क्या करना पड़ेगा, पूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा वस्तुओं को बनाना पड़ेगा। भविष्य के मूल्य का अनुमान करने व भविष्य की योजनाओं को रचने, जब तक हम भविष्य के लिए किसी मूल्य का अनुमान नहीं लगाएंगे तब तक उसकी कोई भी योजना की रचना या उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। भविष्य में हमें कितना पैसा कमाना है, भविष्य में हमें कितना खर्च करना है, तो ये सबसे पहले दोनों तय करना पड़ता है कि अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसका खर्च कितना आएगा, या हमारे घर का खर्च बढ़ रहा है तो हमें 100 रुपये कमाने की जरूरत है। आगे इन्होंने क्या बताया हुआ है कि इस सूचकांक की सहायता से मूल्य सतह में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु उपयोग में लेते हैं। मुद्रास्फीति की दर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी इन्होंने बताया कि जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक है वो मुद्रास्फीति का नियंत्रण बनाए रखने के लिए वो आवश्यक कदम उठाती है या उपयोगी कदम उठाती है। तो उसका अगर अपने को मुद्रास्फीति की दर निकालना है तो क्या करना होगा, सूत्र हमारा होगा मुद्रास्फीति की दर बराबर चालू वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक।
तो सबसे पहले हमारा चालू वर्ष का सूचकांक जो होगा वो क्या होगा, चालू वर्ष बटे क्या हो जाएगा, आधार वर्ष, माइनस क्या हो जाएगा, गत वर्ष के मूल्य का सूचकांक बटे गत वर्ष के मूल्य का सूचकांक गुणे क्या होगा, 100। तो इससे हमारी मुद्रास्फीति की दर निकलेगी। अगला टॉपिक हमारा होगा जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक। यह सूचकांक विभिन्न स्तरों के लोगों जीवन निर्वाह खर्च में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करने में उपयोगी है। यह सूचकांक मुद्रा की क्रय शक्ति निश्चित करने, कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस, वास्तविक वेतन की गणना करने एवं सरकार की कर नीति रचना में सहायक होता है। जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक कहाँ कहाँ पे उपयोग में आता है, क्रय शक्ति को निश्चित करने में, कर्मचारियों के वेतन में, महंगाई और भत्ता बताने में, बोनस, वास्तविक वेतन की गणना करने में, सरकार की कर नीति का मतलब क्या होता है, जो हमसे सरकार टैक्स लेती है उसकी नीति में किसका उपयोग होता है, जीवन निर्वाह खर्च का के सूचकांक का उपयोग होता है। इसमें 1 नंबर का MCQ भी बनता है। मानव विकास का सूचकांक, यह सूचकांक मानव विकास का स्तर है। जीवन स्तर, अपेक्षित आयु एवं शिक्षा स्तर निश्चित करने में उपयोगी है और उस पर से मानवीय शक्तियों का विकास की जानकारी मिलती है। यानी मानवीय विकास के सूचकांक में हमें क्या करना बताता है, मानव विकास का स्तर कैसा है, जीवन स्तर, अपेक्षाकृत आय, यानी हमको जितने पैसे की आवश्यकता पड़ रही है उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, अपनी आय को बढ़ाना पड़ता है। राष्ट्रीय आय का सूचकांक, यह सूचकांक देश के आर्थिक परिस्थिति का मूल्यांकन करने में एवं सरकार को पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों का निर्धारण करने हेतु उपयोगी सिद्ध होता है। देश की राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन एवं राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय, उत्पादन व प्रति व्यक्ति आय इत्यादि बढ़ाने हेतु सुझाव सूचकांक की सहायता से दे सकते हैं। अगर इसी प्रकार हमारा अगला टॉपिक होगा औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, कृषि उत्पादन का सूचकांक, फिर हमारा टॉपिक होगा आयात निर्यात का सूचकांक, धंधा व्यवसाय का सूचकांक, पूंजी विनियोग के सूचकांक, कच्चे माल का सूचकांक। ये सारे 11 टॉपिक हैं। ये 11 के 11 टॉपिक हमारे सूचकांक के उपयोग में आते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक बनेगा आधार वर्ष, लेकिन आधार वर्ष हमारा अगले वीडियो में आने वाला है, क्योंकि अगर हम उपयोग तक पूरी तरह से अच्छे से समझे हुए हैं तो आधार वर्ष और इसके बाद चालू वर्ष, पारंपरिक आधार वर्ष, 2 प्रकार के हमारे सवाल आएंगे। उन दोनों सवालों को पढ़ने के लिए हमारे अगले वीडियो में वो सवाल आने वाले हैं। तो यहाँ तक 11 टॉपिक हमारे अगर उपयोग में हमने पढ़ा हुआ है तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमारा MCQ कंप्लीट होता है।